अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। रमज़ जुनून की एपिसोड 78 का पार्ट 1 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें स्टार्ट करते हैं। जनीशा शाह तेज रफ्तार से अपनी गाड़ी ऊंची नीची सड़कों पर दौड़ाए हुए थी। पिंक शॉल उसके शानों पर थी, जिससे वो अपना आप अच्छी तरह कवर किए हुए थी। इसके नाजुक हाथ स्टीयरिंग पर जमे हल्के हल्के लरस रहे थे। वो अपनी हवेली, अपने लाला की एक झलक देखना चाहती थी। ये कैसे मुमकिन था? वो इन पहाड़ों में होती और अपने लाला को ना देखती। वो अपनी गाड़ी दरखजे खानजादा के गांव की तरफ मोड़ चुकी थी। वो बहुत एहतियात से ड्राइव कर रही थी। इसकी गाड़ी लकड़ी के पुल पर अब धीमी रफ्तार से में आगे बढ़ रही थी, जिसके पार इसकी हवेली थी। पुल के नीचे बहुत बड़ा दरिया बह रहा था। वो अपनी तरफ का शीशा नीचे करते सीट से टेक लगाए गहरे सांस लेने लगी थी। इसकी सांसें हलक में घुटने लगी थी। इसे अस्थमा का अटैक आया था। वो एक हाथ से स्टीयरिंग जकड़े दूसरे हाथ से साथ वाली सीट पर पड़े अपने पर्स से इनहेलर निकालने लगी। गाड़ी का कंट्रोल इसके हाथ से छूट रहा था। एक्सीलरेटर पर रखा पांव कपकपाने लगा। वो एक गाड़ी एक ही झट से रुक गई थी। वो कपकपाते हाथ से इनहेलर से अपनी रुकती सांसें इनहेल करने लगी। सनीशा शाह की शराबी आंखों से आंसू बहते इसके गुलाब जैसे गालों का हिस्सा बन रहे थे। वो सीट से टेक लगाए बुरी तरह कांपने लगी थी। इसे नहीं पता था वो अंदर से आज तक भी 6 साल परिविश थी, जो हर बात पर डरती थी, जो अपने बाबा से लिपट कर सोती थी। इसे हवेली की पिछली साइड पर बहने वाले दरिया से खौफ आता था। वो छोटी छोटी बातों पर घंटों रोती थी। जब लाला का हाथ पकड़ते स्कूल जाती थी, वो कुछ भी तो ना भूली थी। वो कैसे भूल जाती? वो भयानक रात जिसमें 5 5 कत्ल हुए थे। इस रात इसने इसे कुछ भूलने ही ना दिया था। वो आरस पर अपने बहते आंसू हथेली से साफ करते गाड़ी स्टार्ट कर गई। एकदम सामने से आती स्याह जीप को देखते इसे ब्रेक लगाना पड़ी। वो जीप भी इसके सामने आती रुक गई थी। इस पल के लिए इस पुल से बैक वक्त दो गाड़ियां नहीं चल सकती थी। इस जीप की ड्राइविंग सीट पर सफेद सलवार कमीज पर विराजमान ब्राउन मर्दाना शाल कंधों पर डाले बेइंतहा पुरकशिश बारों से मर्द को देखते जनीशा का नाजुक बदन लरसना शुरू हो गया था। बाबा, इसके कपकपाते लब जंबिश में ढले थे। बाबा, आप जिंदा हैं? वो जेरे लब खुद से बोलते बेयकीन हुई थी। दूसरे लम्हे वो गाड़ी से उतरते भागते हुए इस जीप की तरफ बढ़ी। दरखजे खानजादा और बहरमन जीप से छलांग मारते हुए उतरे थे। जीप की पिछली साइड पर बैठे दो गार्ड्स भी हाथ में बंदूक लिए उतरे थे। सामने से एक लड़की भागते हुए दरखजे खानजादा की तरफ बढ़ रही थी। शॉल इस लड़की के एक शाने पर लहरा रहे थे। बाल खुले थे। वो लड़की यहाँ की नहीं हो सकती थी। दरखजे खानजादा को कोई टूरिस्ट लगी थी। करीम खान, जो बहरमन का दोस्त भी था, वो बहरमन की तरफ बढ़ते इसके कान में सरगोशी करते पीछे हुआ। बाबा, जनीशा शाह सिसकी लेते दरखजे की तरफ बढ़ी। मरहबा, खुश आमदीद, हमारा इलाका में तुम्हारा स्वागत है। बहरमंद ऊंची हाँक पर जनीशा शाह के कदम रुके थे। वो और दरखजे अब चंद फुट के फासले पर आमने सामने थे। दरखजे खानजादा अपने सुनहरे रंग की हल्की घनी बियर्ड को उंगलियों से सहलाते जनीशा शाह को उलझन भरी निगाहों से देख रहा था। निगाहें तवाफ करते जनीशा के अखरोटी रंग के कर्ज जरा बालों पर ठहर गई। इन बालों की रंगत में और इनमें पड़े हल्के से कर्ल्स देखकर परिविश की याद शिद्दत से आई थी। अपने मूरे की बीमारी के बाद वो ही तो परिविश के लंबे बालों में ब्रश करते इनकी चुटिया बनाया करता था। वो इस रंग को कैसे भूल सकता था? जनीशा दिल पर हाथ रखे सामने खड़े इंसान को नम निगाहों से देख रही थी। वो कबीर खान की तरह ही दिखाई दे रहा था। मगर वक्त कैसे रुक सकता था? इतने साल बाद भी कबीर खान की उम्र कैसे रुक सकती थी? फिर कबीर खान के सीने पर एक नहीं चार चार गोलियां लगी थी। इसके बाद वो गाड़ी को जला भी तो दिया था। वो दिल पर हाथ रखे दरखेजे खानजादा को देखते मध्यम सिसकियां भर रही थी। लाला, इसके कपकपाते लब जंबिश में एक बार फिर से ढले। वो पुरसोस हिचकी ले गई थी। सामने खड़ा इसका लाला था। इसका लाला दरखेजे खानजादा। दरखेजे खानजादा नम निगाहों के से सामने खड़ी लड़की को देख रहा था। आज इसकी परिविश जिंदा होती तो इतनी ही होती, शायद ऐसी ही दिखती। सामने खड़ी लड़की की आंखें भी परिविश से मिलती जुलती थी। शराबी रंग की गहरी बड़ी बड़ी आंखें। वो दोनों एक दूसरे को नम निगाहों से देख रहे थे। लाला, ये बगैरत जावियार खानदादा के बगैरत भाई का बीवी है। कल ही अमेरिका से आया है। इस लड़की को अब हम जावियार के हवाले इतनी आसानी से नहीं करेगा। बहरमंद अपनी मूंछों पर ताव देते देखते हुए बोला। दरखसे ने सुलगती काटदार निगाह बहरमंद पर डाली, जो उसके मना करने के बावजूद जावियार खानजादा पर नजर रखे हुए था। लाला, इस बार नहीं छोड़ूंगा।
वो अपनी कमर पर लगी बेल्ट से पिस्टल निकालकर जनीशा पर तान गया था। अबे, अपनी पिस्टल नीचे कर, वरना तुझे तेरी मूंछों से बांध कर दरिया में लटका दूंगा। जरीक खानजादा पिस्टल से हवाई फायरिंग करते भागते हुए लकड़ी के पुल पर चढ़ते जनीशा शाह के आगे आते बहरमन खान पर अपनी पिस्टल तान गया था। जरीक खानजादा के पीछे भागते हुए इसके दो गार्ड भी थे जो अब बहरमन और दरखसी खानजादा पर बंदूक तान गए थे। दरखसी खानजादा के दोनों गार्ड जरीक खानजादा पर पिस्टल तान गए थे। जरीक, पिस्टल नीचे करो, ये देखते जनीशा शाह बदहवास होते जरीक खानजादा के मुकाबले आई थी। जरीक खानजादा के दोनों गार्ड्स दरखसी खानजादा पर पिस्टल ताने खड़े थे। दरखसी सरसुर चेहरे के साथ मुश्तल निगाहों से जरीक खानजादा को घूर रहा था। जस्ट स्टॉप इट जनीशा, वरना। जरीक खानजादा खुर्राते हुए इसकी आंखों में देखते सर नफी में हिलाते से बाजू से जकड़ते अपनी पुश्त के पीछे कर गया था। जनीशा जरीक खानजादा को गुस्से में देखते हुए इसके चौड़े पुश्त के पीछे नीचे पनाह लेने पर मजबूर हुई, मगर दिल अपने लाला के लिए तड़प रहा था। तुम हमारा मूंछों से क्या हमें लटकाएगा, हम तुम्हारा गर्दन में पट्टा डालकर इन पहाड़ों पर डालकर घसीटेगा। बहनमंद अपनी पिस्टल की नोक जरीक के सीने पर तानते गुर्राया। अबे चल, औरतों पर हथियार तानने वाला मेरे नजदीक एक मर्द नहीं होता, वो नामर्द है। नामर्दों में से मैं नामर्दों से बात नहीं करना पसंद नहीं करता। जरीक खानजादा जवाबन इस्तजाइयां हंसते हुए इसकी कनपटी पर रखी पिस्टल का नोक दबाव डाल गया था। दूसरे ही लम्हे वो बहरमन की गर्दन में बाजू डाले इसे कोहनी से दबोचे खुद के साथ लगा गया। बहरमन इस अचानक इब्दाद पर हड़बड़ा कर रह गया था। पिस्टल इसके हाथ में लरस कर रह गई थी। करीम खान और दरफजी खानजादा का गार्ड जरीक की तरफ बढ़े थे, मगर जरीक खानजादा के गार्ड्स इन पर पिस्टल ताने इन्हें मजीद आगे बढ़ने से रोक चुके थे। नाना, इस गधे से बचाओ हमको, बहरमन खान खुद को छुड़वाने के सही करते टूटी टूटी आवाज में बोला। जरीक खानजादा की कोहनी का दबाव उसकी गर्दन पर बढ़ता जा रहा था। दूसरे हाथ से वो पिस्टल की नोक का दबाव उसकी कनपटी पर बढ़ाते जा रहा था। दरखसी खानजादा खामोशी से ये सब देख रहा था। इसके नजदीक बहरमन इसी सलूक का हकदार था। तुम सरदार और दरखसी खानजादा हो, मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है तुम इस सरदारी के लायक नहीं हो। जरीक खानजादा दरखसी खानजादा को देखते चुपते लहजे में बोला। दरखसी जवाबन संजीदगी से इसे देख रहा था। बहरमन खान जरीक खानजादा के हिसार में बुरी तरह मचल रहा था। इसकी रंगत सुर्ख हो चुकी थी। जरीक खानजादा बेइज्जती से इसकी सांसें घूंट रहा था। सरदारियत रिवायात से जुड़ी होती है। हमारी रिवायात में औरत को दुश्मनी के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। एक सरदार सिर्फ अपनी औरत को नहीं, अपने इलाके की हर औरत को तहफ़्फ़ुज़ देता है, चाहे इस औरत का मनसब, जुबान या शनाख्त कुछ भी हो। तुम्हारे इलाके में तुम्हारी निगाहों के सामने एक निहत्थी औरत पर पिस्टल तानी गई, तुम खामोशी से देख रहे थे। ये सरदारी नहीं, बुजदिली है। आज से जार आज से जावियार खानजादा के साथ साथ तुम मेरे दुश्मन भी हो। जरीक खानजादा आंच देते लहजे में बोलते बहरमन खान को अपनी कोहनी के सहारे जमीन से थोड़ा ऊपर उठा गया था और एक फुट ऊपर उठते अपने पाँव हिलाने लगा। जरीक खानजादा बहरमन के चेहरे के इतने करीब था कि इसकी गर्म सांसें बहरमन के गालों को जला रही थी। पिस्टल बहरमन के हाथों से छूटकर जमीन पर जा गिरी थी। बहरमन की हालत देखकर दरखसी के गार्ड आगे नहीं बढ़े थे। वो इसे कनपटी पर अपनी पिस्टल की नोक का दबाव सख्ती से बढ़ाए हुए था। दरखसी खानजादा की निगाहें जरीक खानजादा के पुश्त के पीछे छुपे वजूद को देखने की कोशिश कर रही थी। वो उसे देखना चाहता था, इसके सर पर हाथ रखना चाहता था। क्यों, वो नहीं जानता था, मगर इसका दिल इस लड़की को अपने सीने से लगाने के लिए बेताब हो रहा था। जैसे वो परिवेश के छोटे छोटे हाथ चूमता था, इसे अपने सीने से लगाता था। मेरी बीवी पर पिस्टल ताने ये बात जरीक तबरेज खान कभी नहीं भूलेगा। आज मेरा लाला तुम्हारा दुश्मन बाद में, मैं तुम्हारा दुश्मन पहले हूँ दरखसी खानजादा। जरीक खानजादा एक एक लफ्ज चबाते हुए बहरमन को अपने हिसार से आजाद करते जमीन पर पटक गया। वो जमीन पर मुंह के बल गिरता बुरी तरह खांसने लगा था। जरीक खानजादा पलटते हुए जनीशा शाह को कलाई से जकड़े तेज तेज कदमों से इस लकड़ी के पुल को क्रॉस करने लगा। जरीक खानजादा के गार्ड दरखसी खानजादा पर पिस्टल ताने ही अपने कदम पीछे की जानिब बढ़ा रहे थे। दरखसी की डबडबाई आंखें जनीशा की कमर पर झूलते बालों पर थी। अचानक जमीन पर गिरा हुआ बहरमन एकदम से संभलते हुए सीधा हुआ। इसकी नजरें आग उगल रही थी। इसने कमर के बल मुड़ते हुए पिस्टल जमीन से उठाई। जरीक खानजादा, वो गुर्रा कर सीधा हुआ और पिस्टल की नाली जरीक के पुश्त की तरफ तान दी। दरख्त से बिजली की तेजी से बहरमन की तरफ बढ़ा। इसके भारी बूट वाले पाँव ने घूमते हुए हरकत में आकर पिस्टल पकड़े, बहरमन की कलाई पर पूरी कुव्वत से जर्ब लगाए। पिस्टल बहरमन के हाथ से छूटकर हवा में उछली। फायर हुआ, लेकिन गोली आसमान की सिमत में निकल गई। फायर की आवाज पर जरीक खानजादा के कदम एक लहजे को रुके थे। लाला, जनीशा ने दिल पर हाथ रख के कपकपाते लबों से जेरे लब बोलते पीछे मुड़कर देखना चाहा। जरीक खानजादा बेदर्दी से इसकी कलाई घसीटते तेजी से पुल क्रॉस कर गया था। जरीक खानजादा के गार्ड्स तेजी से पीछे की तरफ कदम बढ़ाते अपनी पिस्टल्स अभी तक दरखजे पर ताने हुए थे।
जब तक वो लोग अपनी अपनी गाड़ियों के पास ना पहुंच जाते, वो जरीक खानजादा को खुद को ऐसे ही प्रोटेक्ट कर किए हुए थे। दरख्त थी जिसकी गर्दन की रगें तन चुकी थी, जमीन पर गिरे पिस्टल की तरफ एक सख्त निगाह डालते हुए बहरमन के सीने पर बूट की भारी जरब लगाते पीछे हटा। बहरमन सीने पर हाथ रखते चीखने लगा था, लाला, ये तुमने क्या किया? इस पर गोली क्यों नहीं चला दिया और हमको क्यों मारा? बहरमन जमीन पर लेटे फूलती रगों के साथ चिल्लाया, इसको इसके मूंछों के साथ बांधकर पुल के नीचे लटका दो, ये सच में मर्द नहीं है। दरखजी गैस गजब से बोलते अपनी शाल गर्दन में झटकते अपनी जीप की तरफ बढ़ते ड्राइविंग सीट पर बैठा। करीम खान, समंदर खान, दरखजी खान गर्जा, दरखजी खानजादा गर्जा था। वो लोग भागते हुए इसकी पुकार पर पिछली सीटों पर बैठे थे। दरखजी खानजादा जीप स्टार्ट करते आगे बढ़ गया। बहरमन बदहवास होते खड़ा हुआ था, वरना दरखजी इस पर जीप चढ़ा देता। दरखजी खानजादा इस पर सिर्फ निगाह डालते अपनी जीप की रफ्तार बढ़ाते लकड़ी का पुल क्रॉस कर गया था। आह, छोड़ दिया हमको यहाँ ऐसे ही? तुम लाला नहीं, काला दिल वाला हो, वो झुंझलाते हुए चीखा। हवाई फायर करते हुए पुल के वस्त में चकराया। याद रखना, एक दिन यही नामर्द तुम्हें पीछे से वार करके मर्दानगी की कब्र पे टिका देगा। वो पुल की रस्सियों को जोर जोर से पीटते दहाड़ा था और अपनी मर्दाना शॉल की बकल मारते हुए गुस्से से पैदल पुल क्रॉस करने लगा। गाड़ी तो दरखसी खानजादा लेके आता। जरीक खानजादा जनीशा की गलाई जकड़े गाड़ी का दरवाजा खोलते, इसे बेदर्दी से गाड़ी से सीट पर धकेलते गाड़ी का दरवाजा पूरी कुवत से बंद कर गया था। जरीक खानजादा की रंगत आग की मानंद सुर्ख हो रही थी, नीली आंखों में चिंगारियां दहक रही थी। वो लब भी से ड्राइविंग सीट पर बैठते गाड़ी स्टार्ट कर गया था। जनीशा शाह अपने सीने पर अच्छी तरह किए खड़ी खिड़की की तरफ नामहसूस अंदाज में खिसकी थी। जरीक खानजादा को गुस्से में देखकर उसकी धड़कनें खौफ से मुंतशिर हुई थी। वो दांत पर दांत जमाए बिला वजह हॉर्न हॉर्न पर हाथ मारते बजा रहा था, सर पर भी ये लो शाल जैनी जान, वरना इस चलती गाड़ी से किसी खाई में धकेल दूंगा। वो विंड स्क्रीन पर निगाहें जमाए हॉर्न पर हाथ मारते दहकते लहजे में दहाड़ा, तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो जरे? तुम मुझे यानी जनीशा आसमान शाह को धमकी दे रहे हो? जनीशा बेयकीन होते जरी खानजादा को पर शिकवा कुना बेयकीन निगाहें गाड़ गई थी। जनीशा शाह आसमान शाह नहीं, जनीशा जरीक खानजादा हूँ। वो फूलती रगों के साथ दहाड़ते हुए हॉर्न पर हाथ रखते एक गाड़ी एक झटके से रोक गया था। सामने भेड़ियों का रेवड़ एक कम उम्र लड़का चराते आ रहा था। पूरी सड़क पर भेड़े ही भेड़े थे। जरीक ने खटाक से अपने साइड का शीशा नीचे किया, चेहरा बाहर निकालते ही दहाड़ा, हटो सामने से, वरना इन भेड़ों पर गाड़ी चढ़ा दूंगा। लड़का जरीक खानजादा के चिल्लाने पर इसे घूरते हुए भेड़ों को लिए इसकी कार के सामने आ खड़ा हुआ था। हम नहीं जाएगा, तुम अपना रास्ता बदल लो, गाड़ी चढ़ाकर दिखाओ, यहाँ का लोग तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो कम उम्र लड़का बिना मरऊब हुए डिटाई से बोला। जरीक खानजादा ने लब खींचते हुए अपनी पिस्टल डैशबोर्ड से उठाते खिड़की से हवाएं फायर की थी। भेड़े फायर की आवाज पर बिखरी हुई इधर उधर को भागने लगी। लड़का सहम कर पीछे हटा, मगर अब भी जरीक को घूर रहा था। जरीक, क्या हो गया है तुम्हें? इन बेजुबान जानवरों पर अपना गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? बद्दुआएं मिलेंगी तुम्हें इनकी। जनीशा गुस्से से जरीक खानजादा को घूरते हुए चिल्लाई थी, वो इस तरह गोली चलाएगा? वो बेकीन थी, आखिर को खून किसका था? वो जरीक खानजादा को दुख भरी निगाहों से देखते हुए कर्ब से मुस्कुराई थी। जरीक खानजादा अपनी पेशानी उंगली से मसलते स्टीयरिंग पर पूरी कुवत से मुक्का मारते हुए झुंझला कर रह गया था। वो अपनी हरकत पर खुद को बुरी तरह मलामत कर रहा था, मगर सनीशा पर पिस्टल तने देख के इसके असाब भारी होते चटक रहे थे। पीछे से आती जरीक खानजादा की गाड़ी रुकी थी। वो गाड़ी से उतरते हुए इन भेड़ों को हाँकते हुए साइड पर करने लगे। रेवरों का ये छत्ता काफी बड़ा था। वो लड़का सबके हाथों में पिस्टल्स देखते थोड़ा सा घबरा गया था। वो खुद ही अपनी भेड़ों को हाँकने लगा, मगर मुड़ मुड़कर मुसलसल वो जरीक खानजादा को घूर रहा था। सड़क खाली होने पर जरीक खानजादा ने गाड़ी स्टार्ट की। इसकी गाड़ी एक बार फिर से ऊंची नीची सड़कों पर दौड़ने लगी थी। रात की स्याही हर तरफ फैलती जा रही थी। जनीशा सीट से टेक लगाए खामोशी से बैठी थी, शॉल अब जरीक खानजादा के खौफ से सर पर थी। जरीक खानजादा एकदम गाड़ी के एक साइड पर झटके से रुक गया था। जनीशा को बुरी तरह झटका लगा था। इससे पहले इसका सर डैशबोर्ड से टकरा था। वो अपना मजबूत हाथ डैशबोर्ड पर रख गया था, मगर जनीशा का सर इसके हाथ से टकराते झुंझुना उठा था। वो इसे सीट पर पटकता सीट नीचे करते इस पर झुका था। जनीशा ने बेयकीनी से इसकी नीली आंखों में झांका, जो सुर्खी की शिद्दत से लाल हो रही थी। गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में जरीक खानजादा के सुलगते हुए नकोश देख रही थी। वो इसे खून उतरी निगाहों से देखते हुए वो इस पर झुका हुआ था। एकदम वो इसके बालों को गुद्दी से बेदर्दी से जकड़ गया था। जनीशा की आंखें तहीर से फटी फटी रह गई थी। तुम जनीशा अरशमान शाह हो तो मैं कौन हूँ? वो इस पर झुक के
गुर्राते हुए पूछ रहा था, क्या कह रहे हो जरे? दूर रहो मुझसे। जनीशा अपने बालों को छुड़वाते हुए सटपटाई थी। बताओ मेरा नाम क्या है? जरे खानदादा उसके बालों पर गिरफ्त सख्त करते गुर्राया। जरे खानजादा, जनीशा ने इसकी आंखों में सुर्खी को देखते आहिस्तगी से कहा। इसके नकूश में सुर्खी देखते वो खुद पर काबू पा गई थी। पूरा नाम बताओ। जरे खानजादा की गुर्राहट में इजाफा हुआ था। जरीक तबरेज खान। जनीशा के लब जंबिश में ढले थे। बहुत मुश्किल से इसने तबरेज खान के नाम पर अपने चेहरे से तासुरात पर काबू पाया था। जरीक खानजादा की पुरतपिश सांसों की आमदोरफ्त इसकी सांसें घुट रही थी। इसे इतने गुस्से में देखकर इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हो रही थी। वो इसकी सीट पीछे की तरफ झुकाए तकरीबन अपना भारी बेहतर वजूद का तमाम वजन इस पर डाले हुए था। रही सही कसर पूरी इसकी सुर्ख आंखों ने कर दी थी। मैं तुम्हारा कौन हूँ? दरिक खानजादा ने सर्द लहजे में सफसार करते इसके बाल छोड़ते इसका जबड़ा नरमी से दबोचा। जनीशा की रुकी सांसें बहाल हुई थी। वो इसे तकलीफ नहीं पहुंचा सकता था, वो जानती थी। जनी जान, बताओ मैं कौन हूँ? तुम्हारा तुम्हारा गुलाम या कुत्ता? क्या कह रहे हो जरी? जनीशा शाह ने दबदबाए लहजे में पूछा। मैं तुम्हारा कौन हूँ? जरी खानजादा ने सर्द लहजे में सफसार करते इसके बाल छोड़ते इसका जबड़ा नरमी से दबोचा। जनीशा की रुकी सांसें बहाल हुई थी। वो इसे तकलीफ नहीं दे पहुंचा सकता था, वो जानती थी। जनी जान, बताओ मैं कौन हूँ तुम्हारा? तुम्हारा गुलाम या कुत्ता? क्या कह रहे हो जरे? तनीषा शाह ने डबडबाए लहजे में पूछा। जनी जान, टेल मी व्हाट आई एम टू यू, योर स्लेव और योर डॉग? अब की बार वह इसके सीट की तरफ में जोर से मुक्का मारते हुए चिल्लाया। वो मुकाबले के चीखने और मुक्का मारने पर लरज रखकर उठी थी। ये कि आंखों में बेकीनी बेकीनी थी। ऐसे मत देखो मेरी तरफ। बताओ मुझे यहाँ क्या करने आई थी? किसकी इजाजत से आई थी? कॉफी में क्या डालकर दिया था मुझे कि नींद ने अभी तक मेरे दिमाग को जकड़ा हुआ है? बताओ बगैर किसी शाल के तुम हवेली से निकले क्यों? वो एक एक लफ्ज चबाते हुए इस पर पुरतपिश सांसें छोड़ता सवाल कर रहा था। मैंने शॉल ली हुई थी। देखो मेरी तरफ। कब हूं मैं बगैर शॉल के? जनीशा ने इसकी नीली आंखों में देखते पूरे तमादे से कहा। लाला ने देखा तुम्हें बगैर चादर के जनीशा? जरे खानजादा ने हत्ता अल मकान अपने लहजे पर की सख्ती पर काबू पाया था। तुम्हारे लाला झूठ बोल रहे हैं। इसने इसकी अपनी बीवी सर से चादर में लिपटी होती है। तुम्हारे लाला चाहते हैं हर औरत वैसा ही टेंट खुद पर लपेट ले। समझाओ अपने लाला को। मैं इसकी वुमेन नहीं, मैं तुम्हारी वुमेन हूँ। मुझ पर आइंदा नजर न रखे वरना मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। जस्ट शट अप, शट अप, वरना तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। जरीक पूरी कुव्वत से हलक के बल दहाड़ा था। उसकी दहाड़ पर गाड़ी तक लर्जा उठी थी। जनीशा इसकी दहाड़ पर अपनी पिस्तौल कपकपाहट पर काबू पाए से नीम नम निगाहों से देख रही थी। लिसन जनीशा, वो मेरे लाला है। आइंदा कुछ भी कहना मगर मेरे घर वालों के मुतालिक कुछ मत कहना। और लाला के मुतालिक तो एक लफ्ज नहीं। वो अपने मुश्तल सांसों पर काबू पाते जनीशा की नम निगाहों में देखते आहिस्तगी मगर बर्फीले लहजे में बोलते। जनीशा के भारी होते असाब मजीद भारी कर चुका था। यानी मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम्हें लगता है मैं चादर में नहीं थी? देखो, है ना मेरे सर पर चादर। दनिशा ने भीगे लहजे में इसकी आंखों में देखते से यकीन दिलाने की कोशिश की। जैनी, तुम्हें कभी झूठा नहीं कहूंगा मगर बात मेरी जात पर होनी चाहिए। मैं हकीकत को भी जुटला दूंगा मगर अगर बात मेरी फैमिली पर आए, तुम पर आएगी तो मैं अपनी फैमिली पर यकीन करूंगा। लाला सख्त है मगर झूठ नहीं बोलते। इन्हें झूठ मुनाफकत से सख्त नफरत है। अगर वो कह रहे हैं कि तुम बगैर चादर की थी तो मतलब तुम थी। वो नरमी से बोलते हैं। बेहद नरमी से इसकी थोड़ी को दो उंगलियों में जकड़ गया था। वो इसके लहजे की के पीछे छुपे सड़पन को महसूस कर सकती थी। ये औकात है तुम्हारी जिंदगी में मेरी? जनीशा सवाल करते जख्मी सा मुस्कुराई। तुम्हें तुम्हारी औकात बताने के लिए मैं अपनी फैमिली की बुराई नहीं कर सकता। अगर मेरी फैमिली तुम्हारी बुराई मेरे सामने करेगी तो यकीन मानो मैं इससे भी ज्यादा सख्त लहजे में इन्हें जवाब दूंगा। मैं किसी की भी वैल्यू बताने के लिए इसके सामने दूसरे की बुराई नहीं कर सकता। वह सपाट लहजे में बोला। तुम टिपिकल कंजर्वेटिव पहाड़ी मर्द हो। तुम वक्त पड़ने पर सिर्फ अपनी बीवी को गलत कह सकते हो। बीवी गाड़ी लेकर निकल जाए तो पीछा करते आ सकते हो, जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे आजाद जिंदगी गुजारने की आदत है। मुजहर खान लहजे में बोलते इसे खुद से दूर धकेलने की सही करने लगी। मैं टिपिकल कंजर्वेटिव मर्द जो अपनी बीवी के पीछे इसलिए आया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसे किसी किस्म का मसला हो। वो कंजर्वेटिव मर्द जो अपनी बीवी पर मिस्टर ताने देखकर भी अभी तक अंदर से जल रहा हो। मैं हूँ टिपिकल पहाड़ी मर्द जो अपनी बीवी को बेपर्दा नहीं देख सकता क्योंकि मैं समझता हूँ उसकी बीवी की खूबसूरती पर सिर्फ इसका हक है। तो दूसरे मर्दों को अपनी बीवी की खूबसूरती को आंखें सेंकते नहीं देख सकता। वो इसके मजीद करीब होते एक लफ्ज चबा गया था। जनीशा गहरे सांस लेते से देख रही थी। इसकी झाप जैसी सांसें इसके नकुल सुलझा रही थी। तुम आजाद जिंदगी गुजारती आई हो, मैं जानता हूँ, मगर तुम भी मुझे जान गई थी। मैं एक पहाड़ी मर्द हूँ जो अपनी औरत को आजादी
एक हद तक देता है, फिर भी आजाद रहने का इतना शौक था तो कैलिफोर्निया ही रहती। यहाँ आने की जिद क्यों की? अब यहाँ आ गई हो तो यहाँ मेरी इजाजत के बगैर तुम हवेली से निकल नहीं सकती। एंड दैट्स इट। वो दूसरे वो सर्दो सपाट लहजे में हुक्म सादर करते इसके ऊपर तो उठने लगा। तनीषा गुस्से से इसकी जैकेट को कॉलर से थाम गई थी। क्या मतलब है? मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत है? मैं जनीशा शाह हूँ, मुझे किसी की इजाजत की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये टॉक्सिसिटी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस रिश्ते के लिए तुमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, यूं 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 चुटकियों में खत्म कर दूंगी तुम। सरीशा जरीफ खानजादा की आंखों के सामने चुटकियां बजाते घबराई थी। खत्म करना है तुमने ये रिश्ता तो मैं खत्म कर देता हूँ, चुटकियां भी नहीं मारनी पड़ेंगी। सिर्फ 3 लफ्ज और तुम आजाद। जरीफ खानजादा इसकी बात पर सुलगते हुए इसका जबड़ा अपनी आहनी गिरफ्त में बेरहमी से दबोच गया था। जनीशा शाह की आंखें खतरनाक हद तक खुलती शिद्दत से भीगी थी, चेहरा लम्हों में जर्द हुआ था, बदन पर लर्जा तारी हुआ था। इसे लगा था जरीफ खानजादा तलाक की धमकी पर इसके कदमों में बैठ जाएगा, मगर वो खुद डायरेक्टली तलाक की बात कर रहा था। वो बेयकीनी थी। वो तो सिर्फ इसे डराना चाहती थी। तो तुम मुझे कैसे तलाक देने की बात भी कर सकते हो? वो टूट टूट कर लफ्ज अदा करते इसकी जैकेट के कॉलरों को मुट्ठियों में सख्ती से दबोच गई थी। आंखों से लम्हों में सैलाबी रेला बहा था। जैसे तुम कर सकते हो वैसे ही मैं कर सकता हूँ। मुझे अंडर एस्टिमेट मत किया करो। तुम्हारे कदमों में झुककर घुटनों घंटों तुम्हारे पाँव चूम सकता हूँ, जहां तुम आ जाओ कहीं नहीं रहता। मगर मैं इस मगर इसमें मेरी मोहब्बत है जैनी, मेरी मजबूरी नहीं, याद रखना तुम। वो इसका जबड़ा छोड़ते इसके हाथ एक झटके से अपनी जैकेट के कॉलरों से छुड़वाते सीधा होते अपने बालों में उंगलियां फेरने लगा। जनीशा का रिश्ता खत्म करने वाली बात पर इसका दिमाग माउस हो चुका था। वो अपनी सांसें खत्म कर सकता था मगर इसे कभी नहीं छोड़ सकता था। इसके बाद पर इसे अपना वजूद लम्हों में आतिश फशां की तरह फटता हुआ महसूस हुआ था। वो जबड़े भी इसे खामोशी से विंडस्क्रीन के पार देख रहा था। गाड़ी की गंभीर खामोशी में जनीशा की दबी दबी सिसकियां गूंज रही थी। सरी खानदादा इसके साथ ही सलूक कर सकता है, वो बेयकीन थी। मगर इसके छोड़ने वाली बात पर वो जब तक इसे अपने कदमों में ना झुका लेती इसे चैन नहीं आना था। इसे तलाक देने वाली बात जनीशा शाह को अपने सीने में खंजर की तरह पेवस्त हुई थी। जरी किसकी सिसकियां सुनते जबड़े भींचते स्टीयरिंग पर पूरी कुवत से मुक्का मार गया था। वो इसे रोता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो इसकी सिर्फ बीवी नहीं, इसकी जिंदगी थी। वो अपने लफ्जों पर अब पछता रहा था। वो स्टीयरिंग को दोनों हाथों से जकड़े खुद पर काबू पाने लगा। जिस तरह वो तनहा बेपर्दा खुद हवेली से निकली, कम से कम वो आज इसे चुप कर नहीं करवाना चाहता था, ना इसके आगे झुक सकता था। वो जितना भी ओपन माइंडेड हो, मगर जनीशा को यहाँ लाकर इसकी सोच जनीशा के हवाले से पोजेसिव हो जाती थी। वो इसे पूरी चादर में लिपटे हवेली में देखना चाहता था। वो इस तरह धनदनाती हुई कहीं भी मुंह उठाकर चली जाए, ये तो वो कम से कम बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जनीशा ने रोते हुए गर्दन मोड़े इसे देखा, इसे सपाट चेहरे के साथ बैठे देखकर वो लब भींचते गाड़ी का दरवाजा खोलते सरहद से बाहर निकल गई थी। जनीशा जरी खानजादा ने तहीर से इसे देखा। अगले ही लम्हे वो अपने हाथ का मुक्का बनाए पूरी कुव्वत से अपनी साइड शीशे पर मार गया था। क्या गजब की फितरत पाई है मेरी बीवी ने। मासूमियत के पर्दे में फसादात छुपा रखे हैं। वो विंडो स्क्रीन से इसे गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में चलता देखते दांत पीसते बड़बड़ाया। शॉल अच्छी तरह वो सर पर ओढ़े हुए थी, इसके बाल इसके शॉल में छुपे हुए थे। जरी खानदादा ने सीट से सर टिकाए आंखें मूंदते गहरे सांस लिए। वो उसका सिर्फ सबर आजमाती थी। जिस तरह चादर में लिपटी थी साफ मतलब था सिर्फ इसे सता रही थी, इसका सुकून बर्बाद कर रही थी। अगर वो जनीशा शाह बनकर गुस्सा करती चादर कभी इसके वजूद पर न होती। तो जरी खानजादा है तू जरी खानजादा है, मगर लगता है जल्द ही जनीशा के केस में बेबस खानजादा कहलाएगा। वो अपनी पेशानी उंगली से मसलते हुए गाड़ी का दरवाजा खोलते बाहर निकला। या अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा, ये पहाड़ गवाह बनेंगे आज मैं कैसे इस औरत के कदमों में झुकूंगा। वो बड़बड़ाते हुए जनीशा शाह के पीछे तेजी से बढ़ा। एक दुनिया मेरे पीछे भागती है और और इसमें औरत के पीछे और मैं इस औरत के पीछे भागता हूँ। वो मुसलसल बड़बड़ाते हुए जनीशा के पीछे भाग रहा था, जो तारीख सड़क पर कहां से कहां पहुंच गई थी। पीछे इसके गार्ड की गाड़ी भी खड़ी थी। जिन पहाड़ों को अपने कहर का गवाह बनाना चाहता था, तो जरे खानजादा अब वो तुझे इस औरत के कदमों में झुकते हुए देखेंगे। वो दांत पीसते हुए सड़क पर भागने लगा। वो किसी छलावे की तरह काफी दूर निकल गई थी। वो भागते हुए इसके मुकाबले आते इसे बाजू से जकड़े एक झटके से इसे अपने करीब कर गया था। जनीशा इसके चौड़े सीने में आन समाई थी। दोनों की धड़कनें शदोमत से एक दूसरे के सीने में बजने लगी। वो बेबाकी से इसकी नाजुकी को अपने सीने से मसलने लगा। जनीशा इसकी बेबाकी से भरी शरारत पर सुरकंधार हुई थी। इसने गुस्से में से इसके सीने पर मुक्का मारते हुए से दूर होना चाहा था।
وہ اس کی کمر پر ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے اسے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ زلیشا اس کے چوڑے وجود میں قید ہوتے پھڑ پڑا کر رہ گئی تھی۔ وہ زرق خانزادہ کے سینے پر دونوں ہاتھ جمائے اسے بھیگی شکوا کے نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ مقابل نے طلاق دینے والی بات کی اور وہ اسے کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کیسے اسے چھوڑنے کی بات کر سکتا تھا؟ جان سے پیاری بیوی کو کون کافر چھوڑ سکتا ہے؟ جس عورت کے وجود سے اس غلام کی سانسیں چلتی ہو، وہ کیسے دنیا کی سب خوبصورت عورت کو چھوڑ سکتا ہے؟ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے اس کی بھیگی نگاہوں میں شکوا کے نہ تحریر پڑھتے جذب کے عالم میں بولا تھا۔ کہاں ابھی کیوں؟ وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے دہکتے لہجے میں غرائی۔ مقابل اس کا غرور تھا۔ وہ اس کی پناہوں میں اس کی محبت پر بے حد مغرور ہوتی تھی۔ اس کے لیے معافی مانگ لوں گا۔ رات کو تمہارے خوبصورت جسم کی روح پر خوشگوار سونگتے ہوئے میری جان، وہ بھاری گمبھیر لہجے میں بولتے ہوئے اس کے ناک کے ساتھ اپنے ناک انہیل کرتے بھاری آواز میں بولا۔ زنیشا کا دل اس کی بات پر شدت سے دھڑکا تھا۔ وہ آج رات اسے یہ کیسے روکے گی آخر؟ وہ تو پھر بات وہیں لے آیا تھا جہاں صبح ختم ہوئی تھی۔ میں یہ سب کچھ ابھی نہیں چاہتی زرق، ویسے بھی جو سلوک تم نے میرے ساتھ کیا آج کیا، میں ہمارے رشتے کو ٹائم دینا چاہتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے ہم دونوں نے جلد بازی میں فیصلہ کیا ہے۔ وہ اٹک اٹک کر بولتے زرق خانزادہ کی نیلی آنکھوں میں سرخی گہری کر چکی تھی۔ رمضان وہ اسی لمحے زنیشا سے الگ ہوتا دہاڑا۔ زنیشا اس کے دہاڑ پر دھک دھک کرتے دل کے ساتھ نگاہیں چکا گئی تھی۔ وہ اس کی ایک بات ایک لمحے میں اپنا ضبط کھو دیتا تھا۔ رمضان جو گاڑی سے اترتے ہوئے زنیشا اور زرق کے فاصلے پر کھڑا تھا، زاویار خانزادہ کی سختی اور ہدایات تھی کہ زرق زنیشا کو ایک لمحے کے لیے اکیلا نہ چھوڑا جائے۔ وہ بھاگتے ہوئے زرق خانزادہ کی طرف بڑھا۔ زرق خانزادہ ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنی طرف بڑھنے سے روک گیا تھا۔ تم لوگ جاؤ حویلی میں، سب کو کہنا ہم لوگ فارم ہاؤس جا رہے ہیں، رات ادھر ہی رکیں گے۔ وہ زنیشا کو گھورتے سر لہجے میں بولا۔ جی چھوٹے خان۔ رمضان تذب بذب میں سر ہلاتے واپس چلا گیا۔ زنیشا اسے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ فارم ہاؤس کیوں لے کر جا رہا تھا؟ یعنی اس کی دماغ کی سوئی وہیں اٹکی تھی؟ اسے صرف اس کے جسم کی طلب تھی؟ زرق خانزادہ زنیشا کی گلائی سے جگڑے تیز قدموں سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے گاڑی کا فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے اسے اندر دھکیل گیا۔ وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ گاڑی اب اونچی نیچی سڑکوں پر ہوتی فارم ہاؤس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ زنیشا سانس روک کے بیٹھی تھی۔ زرق خانزادہ کی گاڑی فارم ہاؤس کے بڑے سے گیٹ کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ زنیشا کی آنکھوں میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ وہ سب کچھ کسی قیمت پر نہیں چاہتی تھی۔ وہ زرق خانزادہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں استوار کرنا چاہتی تھی۔ وہ تو منزل تک پہنچنے کے لیے صرف ایک پیادہ تھا۔ تبریز خان کو برباد کرنے میں زرق خانزادہ ایک سیڑھی تھا۔ تبریز خان کے ساتھ ساتھ زرق خانزادہ کو بھی برباد کرنا اس کا مقصد تھا، چاہے اس میں اس کا دل بھی کچلا جائے۔ لیکن جس کی دھڑکنوں پر زرق خانزادہ کا نام گونجنے لگے، جو اس نے سہن کیا تھا، وہ کوئی اور سہن نہیں کر سکتا۔ کوئی 5 رشتے اپنی آنکھوں کے آگے جلتا نہیں دیکھ سکتا۔ کوئی 6 سال کی عمر میں زندگی برداشت نہیں کر سکتا۔ کوئی ساری رات اپنے وجود پر کیڑے مکوڑوں کو رینگتے محسوس کرتے زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایسے زرق کے ہر رشتے کو دیکھنا تھا، پائی کا محتاج، یہاں تک کہ سانسوں کے لیے ان سب کو تڑپتے ہوئے بھیک مانگتے ہوئے دیکھنا تھا۔ تب جا کر اس کا بدلہ پورا ہوتا۔ وہ مجسم سی بیٹھی اتنے بڑے فارم ہاؤس کو دیکھ رہی تھی۔ گاڑی اندر آتے رک چکی تھی۔ چوکیدار گیٹ بند کر چکا تھا۔ میں نہیں اتروں گی، زنیشا شاہ نے زرق خانزادہ کو دیکھتے سپاٹ لہجے میں کہا۔ زرق خانزادہ خاموشی سے اپنی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے گاڑی سے اترا تھا۔ زنیشا شاہ سے لمحے گاڑی کو اندر سے لاک کر گئی تھی۔ زرق خانزادہ یہ دیکھتے لب بھینچ گیا تھا، آخر یہ عورت چاہتی کیا تھی؟ مگر زرق خانزادہ اس کا غصہ آسمانوں کو چھونے لگا تھا۔ وہ اپنا ضبط کھونے لگا تھا۔ چابی گاڑی کے اندر تھی۔ وہ بچوں کی طرح گاڑی لاک کر کے بیٹھ گئی تھی۔ وہ اسے یہاں اس لیے لایا تھا تاکہ وہ دوسرے کمرے میں رات گزار سکے۔ حویلی میں وہ اس کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ عورت تھی جس کی عقل گھٹنوں میں تھی۔ وہ اس کی فیلنگ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ کیسا محسوس کر رہا تھا؟ حق حلال کی عورت جس سے وہ عشق کرتا تھا، وہ جو اس کے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی اس کے حواسوں پر سوار ہوتی تھی۔ وہ تو اس کے پاس ہو تو کیسے اس سے دور رہ سکتا تھا؟ اگر زبردستی کرتا تو وہ میرٹل ریپ جیسے لفظ استعمال کرتی۔ اپنے ماڈرن پڑھی لکھی بیوی سے اسے اب اسی لفظ کی امید تھی۔ زنیشا دروازہ کھولو۔ زرق خانزادہ نے غصے سے گاڑی کا دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ زنیشا رکھائی سے چہرہ دوسری طرف کر گئی تھی۔
زری خانزادہ نے خود پر ضبط کرتے اپنے ایک ہاتھ کا مکہ بنائے پوری قوت سے اس کے سائڈ والے شیشے پر مارا۔ یہ ایک غیر ارادی ری ایکشن تھا۔ اس کی رگوں میں دوڑتا خون یکدم بھڑکنے لگا۔ مزید زنیشا کا پاگل پن اور برداشت نہیں ہو رہا۔ زنیشا ہڑبڑاتے ہوئے دوسری طرف کھسکی تھی۔ وہ پوری قوت سے اس کے سائڈ کے شیشے پر مکے مار رہا تھا۔ زنیشا اس کی طرف خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ زری خانزادہ اتنا جنونی ہوگا اسے اندازہ نہ تھا۔ وہ اتنا بھی کام اور سیدھا نہیں تھا جتنا وہ سمجھتی تھی۔ زری کے ہاتھ سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا مگر وہ پھر بھی جھکتے ہوئے شیشے پر مکے مار رہا تھا۔ زنیشا بے حس بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی وہ اسے باہر نکالنے کے لیے کیا کر سکتا تھا۔ اس کی فولادی ضربیں یہ شیشہ توڑ سکتی ہیں کہ نہیں۔ وہ شیشے پر ضربے مارتے سیدھا ہوا۔ وہ کھڑے ہوتے گہرے سانس لے رہا تھا۔ شیشہ نہیں ٹوٹا تھا۔ زنیشا استزائیہ مسکراتے سیدھی ہوئی مگر اگلے لمحے شیشے پر پڑنے والی ضرب پر وہ کانوں پر ہاتھ رکھتے چیخ پڑی تھی۔ زری خانزادہ نے پھر سے جھکتے ہوئے چیختے ہوئے پوری قوت سے شیشے پر ضرب لگائی۔ شیشہ تڑک اٹھا تھا۔ کچھ ٹکڑے اندر کی طرف گرے تھے۔ زنیشا سہمتے ہوئے دوسری طرف مزید کھسک گئی تھی۔ زری خانزادہ کا ہاتھ لہو لہان ہو چکا تھا۔ زنیشا فخر رنگت کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ٹوٹے شیشے سے ہاتھ اندر کی طرف ڈالتے دروازے کا لاک کھولتے اسی کلائی سے کھینچتا ایک جھٹکے سے باہر نکال گیا تھا۔ زنیشا شاہ بدحواس ہوتے اسے دیکھ رہی تھی۔ زری خاموشی سے اس کی کلائی جکڑے فارم ہاؤس کے داخلی دروازے کے اندر انٹر ہوتے اس کی کلائی جکڑے تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ گھسٹتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ وہ اوپر آتے کمرے میں داخل ہوتے زنیشا کو بیڈ پر پٹک گیا۔ وہ اونھے منہ بیڈ پر جا گری۔ شال اس کے وجود سے اتر چکی تھی۔ زنیشا نے سیدھے ہوتے اسے بے یقین نگاہوں سے دیکھا۔ وہ اپنے ہر ایکٹ سے حیران کر رہا تھا۔ وہ کیا اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا تھا؟ تم میرے ساتھ زبردستی کرو گے زری؟ میرٹل ریپ کرو گے؟ وہ سیدھے ہوتے چیخی تھی۔ یہی ایک بات اس کی امید تھی جو تم کر چکی ہو۔ وہ زنیشا شاہ کی طرف بڑھتے ایک گھٹنا بیڈ پر رکھے اس پر جھکا۔ زنیشا پیچھے کو ہوتے تکیے پر گر چکی تھی۔ وہ اس پر مکمل حاوی ہوا۔ میں اپنے جسم کے جائز تقاضوں سے بھی مر رہا ہوں، پھر بھی تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کروں گا، کبھی نہیں، واٹن لہجے میں کہتے سرنفی میں ہلا گیا۔ زنیشا گہرے سانس لیتے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس پر مکمل سایہ فگن تھا۔ مقابل کی بھاپ چھوڑتی سانسوں سے اس کی سانسوں کی آمدورفت رکنے لگی تھی۔ اس کے دہکتے جسم کی چنگاریوں اور جسم میں ہوتی تبدیلیوں پر زنیشا شاہ کی شرابی نشیلی آنکھوں میں خوف پھیلا تھا۔ وہ لبوں سے کہہ رہا تھا، اس کی آنکھوں کی سرخی اور اس کا دہکتا جسم اس کے لفظوں کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ بے بس ہو رہا تھا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا زینی؟ تم چھوٹی بچی نہیں ہو جب تم میرے احساسات سمجھ نہ سکو۔ زینی سمجھو، تمہارے اور میرے جذبات میں فرق ہے۔ تم رہ سکتی ہو مگر میں نہیں رہ سکتا۔ مرد کے اندر عورت کے قلب کی خواہش شادہ ہونا فطری عمل ہے۔ تم میرے لیے میری جائز نیڈز کو گناہ کیوں منا رہی ہو؟ زری خانزادہ نے بے بسی سے سوال کیا۔ زنیشا کے جسم کے ساتھ ٹچ ہونے کی دیر تھی۔ اس کے بدن کی گلاب خوشبو اس کے بھاری ہوتے اعصاب مزید بھاری کر چکی تھی۔ زنیشا بمشکل سانس لیتے زری خانزادہ کی نیلی آنکھوں میں امڑتی اپنی طلب دیکھ رہی تھی جو سرخی کی صورت میں بڑھتی جا رہی تھی۔ زری خانزادہ اس کی پنڈلی پر اپنے پاؤں کا انگوٹھا پھیرتے ہوئے اس کی نازکی کے ساتھ اپنا سینہ مسلنے لگا۔ تم مجھے روک نہیں سکتی زینی، اگر میں تم سے زبردستی بھی کروں تم میری ہو چکی ہو۔ اب میرا عشق، میری محبت کہتی ہے تو میں مکمل اپنا بناؤں۔ وہ خمار بھری نگاہوں سے زنیشا شاہ کو دیکھتے اس کی شہرت پر جھکتے دانت کاٹ گیا۔ زنیشا شاہ نے اسے خود سے دور کرنا چاہا اور اس کی کلائیاں اپنی آہنی گرفت میں جکڑے اس کے فراک کے اوپر ہی اس کی دھڑکنوں سے شدت سے لپٹا تھا۔ زنیشا اس کے دانتوں کی چبھن سے سسک اٹھی تھی۔ وہ دہکتی سانس اس کی گہرائیوں پر چھوڑتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے سینے سے شدت سے لپٹا گیا تھا۔ دونوں کی بے ترتیب دھڑکنیں ایک دوسرے کے سینے میں بج رہی تھی۔ بس کے کان کے لوگ کو اپنے لبوں میں بے رحمی سے کاٹ گیا تھا۔ اسے مت مارو، ہمارا بیوی ماں بننے والا ہے۔ کبیر خان کی ارتجائیہ فریاد سماعتوں کو چیر گئی تھی۔ ملک دانتوں تلے دبائے سسکی لے گئی تھی۔ کیوں نہیں سمجھتی زینی جان، اس رشتے کی خوبصورتی دو جسموں کی طلب مٹانا ہے۔ یہ سب نہیں کرنے دو گی تو یہ رشتہ بدصورتی میں بدل جائے گا۔ اور اس کے کان کو چومتے بھاری آواز میں التجائیہ سرگوشیاں کرنے لگا۔ زنیشا کے عارض بھیگ رہے تھے۔ زنیشا کو اپنی سماعتوں میں اس حیوان کا حیوانی کہکا سنائی دیا۔ زنیشا شاہ کی آنکھوں کے گوشوں سے آنسو ٹپکتے تکیے کو بھگونے لگے۔ اس کی گردن کو شدت سے چومتے، اپنے ایک ہاتھ سے اس کی گہرائیوں کو شدت سے چھوتے اسے بے بس کر رہا تھا۔ وہ مقابل کی سحر انگیز پرسنالٹی اس کی مردانہ خوشبو کے آگے ہار رہی تھی۔ وہ اپنے محرم کی قربت کے لیے ہمکنے لگی تھی۔ وہ اتنی محبت، اتنی عاجزی سے چھو رہا تھا، اس کا دل ماتم کدا ہونے لگا تھا مقابل کی اتنی عاجزی پر۔ وہ اس کے بازو کو نرمی سے دباتے ہوئے اس کی دودیا گردن پر جگہ جگہ اپنی محبت کی مہریں لگاتے سرگوشیوں میں اس کی قربت بھی کی بھیک مانگ رہا تھا۔
पास आने दो ज़ैनी जान, तुम मेरी ज़िंदगी हो। मुझे तुम्हारी गुर्बत की तलब है, तुम्हारे पास नहीं आऊँगा तो कहाँ जाऊँगा? और उसके कान को चूमते फिर से इल्तिजाइया सरगोशी कर गया था। जानती हो ज़ैनी जान, मुझे तुम पर कितना गुस्सा था, मगर तुम्हारी गुर्बत मेरा गुस्सा खत्म कर चुकी है। तुम्हारी गुर्बत, तुम्हारी खुशबू मेरी कमजोरी है। मैं तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। जो कहोगी करूंगा, मगर मुझे खुद से दूर मत किया करो। वो बहके खुमार आलूद लहजे में कहते, इसकी फ्रॉक की जिप नीचे करते, सुनिशा शाह के अनाबी नरम पंखड़ियों को अपने लबों में पेवस करते। जनीशा की सांसों का जाम अपने हलक में उतारने लगा। जनीशा का कपकपाता हाथ इसके बालों में आन ठहराता। जरीक खानजादा इसकी आमादगी महसूस करते इसके लबों को शिद्दत से चूमने लगा। जनीशा इसकी शिद्दत भरी किस में साथ देने लगी। वो बेखुद होते रुख पलटते इसे अपने सीने पर कर गया था। जनीशा इसके सीने पर मौजूद इसे सुर्ख होते बहकी निगाहों से देख रहा था। ही जनी डार्लिंग, वैसे ही किस करो जो सड़क पर की थी। वो बेतरतीब सांसों से बोलते जनीशा के बालों को जकड़े इसका चेहरा अपने मुकाबले कर गया। जनीशा शर्मीली मुस्कुराहट के साथ इसके लबों पर झुकते इसके निचले लब पर शिद्दत से दांत काट गई थी। जरीक खानजादा ने दांत पर दांत जमाए इसकी जुनून खेजी बर्दाश्त की थी। ऐसे करते हैं रोमांस मिस्टर जरीक खानजादा। जनीशा इसे कॉलर से जकड़े अपनी तरफ खींचा। जरीक के निचले होंठ पर इसकी शिद्दत का छोटा सा कट्टा। यू मीन मेरी ब्यूटीफुल वाइफ को वाइल्ड रोमांस पसंद है? जरीक खानजादा की सांसें बेतरतीब हुई थी। इसकी जब का पैमाना लबरेज हुआ था। वो इसे बाजू से जकड़े बेड पर पटकते इस पर हावी हुआ था। नाउ माय टर्न। तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, बहुत टफ टाइम दूंगा। वो बेतरतीब सांसों से बोलते ऊपर को होते अपनी जैकेट उतारते दूर उछाल गया था। जनीशा गुलाब गालों के साथ इसे देखते आंखें मूंद गई थी। जरीक की गुर्बत में वो सुर्ख कुंधार हो चुकी थी। सांसें बेहंगम हो गई थी। सिर्फ आज नहीं जनी जान, रोज तुम्हारी जान ना निकाली तो मेरा नाम जरीक तबरेज खान नहीं। वो फूलती सांसों के साथ बोलता इस पर झुका। तबरेज खान के नाम पर इसकी समातों में वो आखिरी गोली सुनाई थी जिसकी मूरे के पेट में मारी गई थी। मुझे सुर्ख होती आंखें एक झटके से खोल गई थी। उसकी गर्दन को दीवानगी के आलम में चूमते उसके फ्रॉक के जिप नीचे खिसका इसके बरहना कंधों को चूमने लगा। जनीशा शाह का पूरा वजूद बुरी तरह कांप रहा था। वो जरीक खानजादा को दोनों हाथों से बुरी तरह खुद से दूर धकेल गई थी। तुम्हें समझ नहीं आता, मुझे अभी ये सब नहीं करना। वो रोते हुए हंसियानी चीखी। जरीक खानजादा इससे दूर होते ही इसे बेतरतीब सांसों से और सुर्ख आंखों से देखने लगा। वो बेरुखी से अपनी निगाहों का रुख फेर गई थी। वो कुछ पल इसे देखता रहा, फिर जबड़े भींचे बेड से उठते दरवाजे की तरफ बढ़ा। जनीशा शांधे मुंह फूट फूट कर रो दी थी। इसके रोने पर जरीक खानजादा के भारी कदम रुके थे। जी तो कर रहा है तुम्हारे साथ जबरदस्ती करके तुम्हें सच में इस रिश्ते का मतलब समझाओ, मगर मुझे मेरा इश्क ऐसा करने से रोकता है। अगर तुम्हें मुझसे ये ताल्लुक नहीं इस्तवार करना, आइंदा मुझ पर किसी किस्म का हक न जताना। मैं कुछ भी करूं तुम मुझसे जवाब तलब भी नहीं करोगी। वो पलटते हुए इसकी फ्रॉक की खुली जिप से इसके बरहना कमर को चुपती निगाहों से देखते काटदार लहजे में बोला, क्या मतलब? जनीशा इसकी बात पर इसे लम्हे बेड से उठते इसके मुकाबले आई। वो क्या करना चाहता था? वो किसी सूरत इसे गुलाम गलत काम करने नहीं दे सकती थी। वो इसके होते किसी दूसरी औरत के करीब तो नहीं जा सकता था। वो जितनी अपने बदले को लेकर जुनूनी थी, इतनी इसे लेकर पजेसिव थी, जिस पर इसका इख्तियार न था। वो इसकी भीगी मतूरम आंखें देखते मिट्टी मुट्ठी दबोच गया था। वो क्या करना चाहती थी वो समझ नहीं पा रहा था। वो सिर्फ आंखों से इसे देखते बिखरे बालों के साथ लरसती खड़ी थी। मतलब ये कि तुम्हें किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। मुझे लगता है तुम्हें इस वक्त इसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। वो सर्द लहजे में बोलते दरवाजा धार से बंद करते चला गया। सनीशा शाह गहरे सांस लेते अपनी गर्दन को जकड़ गई थी। इसे फिर से अस्थमा का अटैक हुआ था। वो कमरे से निकलते भागते हुए तेज से सीढ़ियां उतरी। जरीक नीचे कहीं नहीं था। वो गर्दन पर हाथ रख के भागते हुए दाखिली दरवाजा अबूर करते कारपोर्च तक आई। गाड़ी के दरवाजा खोलते इसने अपना बैग निकालते इनहेलर निकालते अपनी सांसें इनहेल करने लगी। ऊपर वाले दूसरे कमरे के टेरेस पर खड़े जरीक खानजादा जनीशा शाह के पुरुष देखते रैकिंग को मजबूती से थाम गया। वो नीचे क्या करने आई थी? ऐसा भी क्या था गाड़ी में जो वो लेने आई थी? फोन तो इसका हवेली रह गया था। जरीक खानजादा इसकी फ्रॉक की जिप खुली देखकर बमुश्किल अपने खोलते खून पर काबू पा रहा था। वो ऐसे ही नीचे आ गई थी। बसत शुक्र इस वक्त फार्म हाउस पर एक ही मुलाजिम था जो गेट पर तैनात था। जनीशा अपनी सांसें इनहेल करते वो इनहेलर मुट्ठी में दबोच गई। वो सीधे होते गाड़ी के साथ तेग लगाए गहरी सांस ले रही थी। जरीक खानजादा की गहरी निगाहें इसकी दबोची मुट्ठी पर थी। एकदम वो मुट्ठी खोलते फिर से इनहेलर अपनी सांसें इनहेल करने लगे। इनहेलर? जरीक खानजादा के लबों ने जंबिश दी। इसके कदम लड़खड़ाए थे। जनीशा को अस्थमा की बीमारी थी और वो शॉक्ड हुआ था। वो इनहेलर बैग में डालते अपने बहते आंसू हथेलियों से रगड़ते दाखिली दरवाजे की तरफ तेजी से बढ़ गई थी।
दरिक खानजादा अपने मुंह पर हाथ फेरते परेशान सा खड़ा था, यानी जनीशा का उस के अटैक आते हैं। मगर इसने ये सब कुछ इससे क्यों छुपाया? वो इस तरह अंदाज में टेरेस पर टहल रहा था। दरिक खानजादा अपने ट्राउजर के पॉकेट से सिगरेट लाइटर निकालते इसे सुलगाए लबों से लगा गया। ये सिगरेट लाइटर इसे कमरे के साइड टेबल के ड्रॉर से मिला था जो जावियार खानजादा का था। वो सिगरेट के गहरे गश लेते जनीशा के मुतालिक सोचने लगा, वो आखिर क्या चाहती थी? या इसकी शख्सियत का कौन सा पहलू, कौन सा राज था जो वो नहीं जानता था? वो इससे क्या छुपा रही थी आखिर? वो इस तरह भी सोचते, गहरे कश लेते अपनी खोलन और इस तरह पर काबू पाने लगा। क्या वो अपनी बीमारी पर शर्मिंदा थी? वो अपनी ही सोच को झुठला गया था? ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं था जो वो कोई भी शर्मिंदा होता। तो ये एक किस्म की एलर्जी थी जो अक्सर लोगों को होती है। जनीशा जैसी कॉन्फिडेंट लड़की इस बात को लेकर शर्मिंदा या इनसिक्योर नहीं हो सकती थी। वो अपनी सोचों की नफी करते रैकिंग को मजबूती से थाम गया था। रगों में दौड़ता खून बुरी तरह खोल रहा था जनीशा के बगैर रात गुजारने पर। इसके हवास इस वक्त काबू में ना थे। इसे लग रहा था वो जल्द पागल हो जाएगी। वो अपने माइंड को ये सब कुछ करने के लिए तैयार न करता तो इसे बेचैनी तकलीफ से न गुजरना पड़ता। हर बार मंजिल के करीब आकर दूर जाना इसे जहनी अजियत से दो चार कर देता था। वो क्या करे आखिर? अपनी तलब कैसे मिटाए? क्या करे? क्या खुद को काट कर फेंक दे? वो झुंझलाते हुए मुक्का रेलिंग पर मार गया था। वो अपनी झुंझलाहट पर काबू पाते कमरे की तरफ बढ़ते, वॉशरूम की तरफ बढ़ा। सुलगते दहकते जज्बे अब शावर के नीचे खड़े होते ही बुझने थे। कर ले कबूल खुदाया मेरे सजदे, अब तो नसीब में लिख दे मेरे इसे। तो फिर ना सोया होगा, शायद फिर रोया होगा, आंसू मेरी पलकों पे यूं ही ना आया होगा। देना मुझको आवाज है या फिर मेरी फरियादें। अंधेरे बर्फीली रात में बारिशों जोरों से बरस रही थी। इसकी गाड़ी हैदर खान की हवेली के पिछली तरफ खिड़की खड़ी थी। पीछे घना जंगल और पहाड़ था, आगे हवेली की ऊंची दीवारें। इस वक्त ब्लू जीन्स और स्याह बटनों वाली शर्ट में मलबूस था। आस्तीनें कोहनियों तक चढ़ी थी। सीट पर सर टिकाए अपनी ही सांसों की तपिश में झुलस रहा था। सब आंखों की गहराई में नीली वेन्स ऊपर आई थी, वो जैसे वो दर्द को बहा ले जाने की नाकाम कोशिश में मुसलसल तड़प रही हो। हीटर फुल स्पीड पर चल रहा था। गाड़ी के अंदर गर्मी इसके दिल के आतिशकदे से कम न थी। पसीने में भीगी पेशानी पर बिखरे स्याह बाल इसकी बेतरतीब सोचों का अक्स थे। वो सीट पर सर टिकाए बेचैनी इस तरह से स्टीयरिंग को दोनों हाथों से जकड़े हुए था। इसकी कलाई पर रोलेक्स की जदीद घड़ी बंधी थी जो इसकी शख्सियत का खासा थे। इसके स्याह सिल्की बाल पेशानी पर बिखरे थे जो हमेशा की तरह पसीने से भीगते थे। गाड़ी में हीटर फुल स्पीड से चल रहा था। गाड़ी अच्छी खासी हीट शुदा थी। अब तो गाड़ी के अंदर सांसें दहकते उखड़ रही थी। वो भीजते पसीने में नहलाते खुद को अजियत दे रहा था। वो साथ नहीं थी तो इसका वजूद सिर्फ अजियत शुदा ही था। अपनी की हुई हर ज्यादती तकलीफ का अजाला करना चाहता था। अपने लफ्जों को याद करते दर्द कर पर था। वो ठीक थी, वो इसके दिल में नहीं था। इस सब का कसूरवार वो खुद था। इसने कब इसे मौका दिया वो इसे चाह सके? क्या ऐसा कहा वो अपनी खुशकिस्मती पर नाज करे? जब लगा वो इसके बगैर नहीं रह सकता, इसकी बेरहमियों गुनाहों पर इसे छोड़ न दे, तो वो इससे अपना इज़्वाजी ताल्लुक कायम कर बैठा। इसमें भी इसे इजाज़त नहीं मांगी, सिर्फ अपना फैसला सुनाया। वो वो जानता था वो इससे डरती है। इसके करीब में कभी तो इसे खुद से दूर नहीं धकेलेगी। वही हुआ। जितने दिन इसके साथ रही, मुस्कुराते हुए इसे सहन करती रही। इसके पास ऑप्शन ही क्या था? वो जितना सोच रहा था हर जगह खुद को कसूरवार पा रहा था। तुम शौहर नहीं, रेपिस्ट हो। ये महज अल्फाज न थे कि ये ऐसा जहर था जो इसके वजूद में हर लम्हा फैलता जा रहा था। तुम शौहर नहीं हो। वो इसके लफ्ज याद करते बेचैनी इस तरह से पहलू बदल गया था। एक इन्हें लफ्जों से वो इसे अंदर तक जला सकती थी। शौहर हूँ मैं तुम्हारा मिसेस खान, शौहर हूँ तुम्हारा। वो स्टेरिंग पर मुक्का मारते हुए दर्द कर्ब से चीखा। मोहब्बत में वो जालिम निकला और नफरत में बेबस। मगर इसके नाजुक वजूद ने क्या पाया था वो नहीं जानता था। वो मुजरिम है या सिर्फ वो इंसान जो खुद अपने ही गुनाहों के कटहरे में खड़ा है। वो सिर्फ एक लम्हा चाहता था, एक माफी। मगर इस लम्हे से पहले वो खुद अपने फैसलों की सजा का मुस्तहक हो चुका था। वो गाड़ी से निकलता, गाड़ी के बोनट से टेक लगाए जरमिश की कमर पर निगाहें टिका गया था। बर्फीली हवाएं और बर्फीली बारिश उसके वजूद से टकराते इसे भी सर्द न कर सकी थी। वो अपनी सांसों की तपिश से झुलस रहा था। आर्यन खानजादा ने अपनी जीन्स की पॉकेट से मोबाइल निकालते एक नंबर डायल करते कान से लगाया। मोबाइल पर वाटरप्रूफ प्रोटेक्टर लगा था। वो सेल फोन कान से लगाया जरमिश के कमरे की तरफ निगाहें टिकाए हुए था। इसके कमरे का टेरेस इसी तरफ खुलता था। हेलो, इसकी नस्वानी मीठी नींद में डूबी आवाज गूंजी थी। टेरेस पर आओ। स्पीकर पर आर्यन खानजादा की सर्द आवाज सुनते इसकी नींद भग से उड़ी थी। वो गंग हुई थी, जिस्म लम्हों में ठंडा पड़ा था। बाहर आए मिसेस खान, आपका शौहर आपको देखना चाहता है। स्पीकर पर उभरती मुसलसल खामोशी पर आर्यन खानजादा ने दांत कुचकुचाए थे। वो पथराई कैफियत के साथ फोन कान से लगाए हुए बेड पर बैठी हुई थी। वो स्याह वेलवेट की फुल
गाउन में नाइटी में मलबूस थी। चॉकलेटी सिल्की बाल उलझे से कमर पर बिखरे थे। गुलाब उभरे गालों पर अब जर्दी से छा गई थी। ब्लथरस बीस क्या करने आया था इधर? हैदर खान भी हवेली नहीं था। वो पथराई कैफियत के साथ फोन कान से लगाए हुए बेड पर बैठी हुई थी। सह वेलवेट की फुल गाउन नाइटी में मलबूस थी। चॉकलेटी बाल उलझे इसकी कमर पर बिखरे थे। गुलाब उभरे गालों पर अब सर्दी से छा गई थी। ब्लथरस बीस क्या करने आया था इधर? हैदर खान भी हवेली नहीं था। बाहर आए मिसेस खान, वरना अगले चंद लम्हों में आपके पास आपके बिस्तर पर आपका कर, करके रहूंगा। वो धमकी आमेज लहजे में फोन पर गुर्राया। धमकी काफी कारामद थी। वो इसी लम्हे बेड से उतरते भागते हुए टेरेस पर आई। फोन कान से लगा हुआ था। टेरेस पर आते ही वो शॉक्ड हुई थी। वो बरसती बारिश में गाड़ी के बोनट के साथ टेक लगाए खड़ा इसकी तरफ देख रहा था। सरमिश फोन कान से लगाए सर्द बर्फीली हवाओं की चुभन से सुर्ख होते सर्दी से ठिठुरते से सरासिमगी से देख रही थी। दुआ न कर फरार की, मैं साया हूँ अजियत का। जहां भी तू छुपेगी वहां मैं पहले होऊंगा। वो फोन पर मध्यम लहजे में बोलते बुलंद अबांग कहका लगा गया था। सरमिश लरसते बदन के साथ इसे देख रही थी। पागलपन के असरात अभी तक खत्म नहीं हुए थे। वो ब्लड थ्रो स्पीच कभी नहीं बदल सकता था। वो उसे भीगी निगाहों से तासुब से देखती जा रही थी। समझ सको तो कहका अभी एक फरियाद है जाना। मैं हर हंसी में छुप के आंसू पी जाता हूँ। वो बोनट से टेक लगाए से गहरी निगाहों से देखते अब हंसने लगा था। क्या चाहिए? जरमिश ने रेलिंग पर हाथ जमाए से मध्यम भीगे लहजे में सफसार किया था। टेरेस ग्लास रूफ से कवर था, मगर सामने से आती बर्फीली बौछार इसे गीला करते कपकपाने पर मजबूर कर रही थी। पता नहीं वो कैसे इतनी सर्दी में बिना कपकपाए खड़ा था। जरमिश की निगाहों के सामने इसके वहशी रूप आए थे। ऐसे कुछ नहीं हो सकता था। वो पत्थर का बना था। वो जानती थी तुम चाहिए हो। वो इस वहशी दरिंदे की नम आवाज पर स्पीकर पर गूंजी थी। वो उसकी नम आवाज पर हैरान होती, मगर अगले ही लम्हे इसका वहशी कहका इसके समातों को चीर गया था। मगर ऐसे नहीं जान, ऐसे नहीं चाहिए हो मुझे। मेरी वो मिसेस खान चाहिए। इसके दिल में सिर्फ इसका मिस्टर खान हो। वैसे बरसती बारिश में नम निगाहों से देखते कर्ब ज़दा लहजे में बोल रहा था। जरमिश गहरे सांस लेते से देख रही थी। जो चाहता था वो कभी नहीं हो सकता था। इसके दिल में सिर्फ इसका डर खौफ दहशत थी। वो कभी अपनी जगह नहीं बना सकता था। मगर ऐसे नहीं जान, ऐसे नहीं चाहिए हो मुझे। मेरी मिसेस खान चाहिए, जिसके दिल में सिर्फ इसका मिस्टर खान हो। उसे बरसती बारिश में नम निगाहों से देखते कर्ब ज़दा लहजे में बोल रहा था। जरनिश गहरे सांस लेते से देख रही थी। जो चाहता था वो कभी नहीं हो सकता था। इसके दिल में सिर्फ इसका डर खौफ दहशत थी। वो कभी अपनी जगह नहीं बना सकता था। सजा पाऊंगा फिर भी माफ नहीं करोगी। वो फोन पर अपने हाथ की गिरफ्त मजबूत करते चीखा। लाइट लाइन कट गई थी, मगर दोनों अभी तक फोन कान से लगाए एक दूसरे को नम निगाहों से देख रहे थे। नहीं, वो फोन कान से लगाए ही हलक के बल चीख रही थी। क्यों? वो अपने हवास खोते चिल्लाया। क्योंकि नफरत करती हूँ मैं तुमसे। वो गहरे सांस लेते हजियाने हुई बरसती बारिश में अब इसकी आवाज दब रही थी। आर्यान खानजादा ने एक बार फिर से इस तराबी अंदाज में नंबर डायल किया। जरमिश के कान के साथ लगा फोन वाइब्रेट हुआ तो वो खौफ से उछलते हुए यस का बटन प्रेस कर गई थी। तुम मुझसे नफरत करती हो मिसेस खान, मैंने सुन लिया है। अब तुम ये अल्फाज तब कहोगी जब मैं तुमसे दोबारा ये सवाल करूंगा। वो फोन पर सर्द लहजे में बोल रहा था। जरमिश इसे देखते मुजस्सम से सुन रही थी। वो गाड़ी के बोनट के साथ एक लगाए इस पर अपनी सब्ज आंखें गाड़े हुए था। इसके स्याह सिल्की नम बाल इसके पेशानी पर बिखरे थे। मैं दीवार फलांग कर अंदर कूदूंगा। तुम अपने गार्ड्स को बुलाकर मुझे पीटने का कहोगी, मगर तब तक तुम यहीं टेरेस पर खड़ी मुझे देखती रहोगी। मैं तब तक वापस वार नहीं करूंगा जब तक तुम पलटोगी नहीं। अगर तुम पलट गई मैं समझूंगा तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। जरमिश इसकी बात तहीर ज़दा होते सुन रही थी। तुम अंडर कवर एजेंट हो। बाद में मुझे और मेरे लाला को पकड़ लिया जाएगा। जरमिश के कपकपाते लफ्जों पर वो दर्द तो कर्ब से कहका लगा गया था। इसे इसकी नहीं, अपनी और अपने लाला की फिक्र थी। पता नहीं क्यों तुम्हारे इस बात से दर्द सा उठा है इस दिल में। वो इसकी तरफ देखते दिल पर हाथ रखे जख्मी सा मुस्कुराया था। दूसरे लम्हे वो भागकर दीवार पर बड़ी आसानी से चढ़ गया था। जरमिश आंखें पटपटाए से दीवार पर खड़ा देख रही थी। वो टेक्निकल क्लाइंबिंग शूज पहने हुए था। दीवार पर मजबूती से खड़ा इसे हंसते हुए देख रहा था। जरमिश इसे भीगी निगाहों से देखते मुसलसल सिरनफी में हिला रही थी। वो अगले लम्हे अंदर भी कूद गया था। जरमिश इसे चकराती निगाहों से देख रही थी। मिसेस खान, मैं एक नोट लिखकर आया हूँ जो मेरी जेब में है, जिसमें मेरे सारे गुनाह दर्ज है। आज अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इस सब का गुनाह तुम पर नहीं जाएगा। मेरी मौत का जिम्मेदार मैं हूंगा। वो अपनी जेब से एक पेज निकालता जमीन पर पड़ा एक पत्थर उठाए इसे इस सफ़े पे में रोल करते टेरिस पर उछाल गया था। पत्थर जरमिश के पैरों के पास पड़ा था। जरमिश गहरे सांस लेते वो पत्थर उठाए सफ़े को खोलते पढ़ने लगी। वो एक खुदकुशी नोट था जिसके नीचे इसके साइन थे।
وہ کرنا کیا چاہ رہا تھا وہ خوف سے جامد ہوئی تھی۔ مسز خان بلاؤ اپنے گارڈز کو، انہیں مجھے پیٹنے کو کہو، بتاؤ میں یہاں تمہارے ساتھ زبردستی کرنے آیا تھا۔ وہ فون پر سرد لہجے میں بول رہا تھا۔ زرمش مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، اگر تم پلٹ گئی تو ان گارڈز کی زخمی حالت کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میں تمہارا پلٹنا تمہاری محبت سمجھوں گا اور اس کے بدلے میں تمہاری ایک رات میری سمجھوں گا۔ تم مجھے پوری رضامندی سے خود کو مجھے سونپو گی اور اس کے مطالبے پر گنگ ہوئی تھی۔ رگوں میں دوڑتا خون مجمد ہوا تھا۔ تو یہ سب کچھ ایک رات کے لیے کر رہا تھا۔ وہ موت کا کھیل ایک رات کے لیے کھیل رہا تھا۔ وہ بلتھرس بیس وحشی مگر وہ آج پلٹنے والی نہیں تھی۔ اگر اس بلتھرس بیس کی موت ایسے لکھی تھی تو ایسے صحیح۔ وہ گہرے سانس لیتے ریلنگ پر اپنے کپکپاتے ہاتھ مضبوطی سے جما گئی تھی۔ فون اس کے ہاتھوں سے گرتا زمین بوس ہو چکا تھا۔ وہ لرزتے ہوئے اسے نفرت آمیز نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ وہ اسے آنکھ مینگ کرتے اپنی شرٹ کے بٹن ایک ایک کرتے کھول رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے اب بلو جینز پر سیاہ سینڈو میں ملبوس تھا۔ وہ دو انگلیوں کو چومتے اسے فلائنگ کس کرتے بلند و بانگ کہکا لگا گیا تھا۔ زرمش رخ پلٹ گئی تھی۔ برستی بارش تیز ہونے لگی تھی۔ پلٹنا نا مسز خان، یاد رکھنا اگر پلٹی تو آج رات تم پر تمہاری سانسیں تنگ کر دوں گا۔ اس ریپسٹ پناہ مانگو گی۔ وہ ٹیرس کی طرف دیکھتے دھاڑا، نہیں پلٹوں گی، آج رات تمہاری آخری رات ہوگی۔ وہ پلٹتے ہوئے سے دیکھتے چیخی تھی۔ آریان خانزادہ اس کے نڈر لہجے پر بلند و بانگ کہہ کر لگا گیا تھا۔ مسز خان، یقین ہے مجھے آج رات تم اپنے ہوش نہیں کھوگی جیسے اس رات کھوئے تھے۔ وہ اسے دیکھتے کہکا لگا رہا تھا۔ زرمش کو وہ رات یاد آئی تھی۔ وہ اسے کندھار کی طرح سرخ پڑی تھی۔ کاٹیج میں اس کے ساتھ گزارا ایک لمحہ یاد آیا تھا۔ مقابل کی بے شرمیاں، بے باکی بھری سرگوشیاں۔ وہ اسے دیکھتے سرخ چہرے کے ساتھ کھڑی اپنی کپکپاہٹ پر قابو پائے ہوئے تھی۔ آج رات مسز خان شرم کے اترے پردے پھر سے اتار دوں گا، ہوش کھونے بھی نہیں دوں گا۔ آج رات سزاؤں کی ہوگی، ایک شوہر کو ریپس کہنے کی سزا۔ وہ اسے فلائنگ کس کرتے آنکھ مارتے گرایا۔ تم زندہ نہیں بچو گی۔ وہ اپنی ہمت مشتدمہ کرتے حلق کے بل چیخی تھی۔ تم پلٹو گی نہیں تو؟ وہ کہکا لگاتے ہوئے اپنے نم بالوں کے دائیں بائیں چٹک گیا تھا۔ برستی بارش میں اس کے سلکی بالوں کی بوندیں دائیں بائیں موتیوں کی صورت میں بکھری تھی۔ زرمش لب بھینچے اس بات میں سر ہلاتے رہ گئی تھی۔ آریان اس کے تاثرات پر محفوظ ہوتے بلند بانگ کہہ کے لگا رہا تھا۔ زرمش لب بھینچے اپنے گارڈز کو بلانے کے لیے پلٹی تھی۔ شال سے کور کر کے خود کو آنا مسز خان، میرے علاوہ تمہاری چھپی خوبصورتی کوئی دیکھے مجھے گوارا نہیں۔ آریان کی بلند آواز پر وہ دانت پر دانت جمائے کمرے کی طرف بڑھتے گرم شال سے خود کو اچھی طرح لپیٹ گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے نکلتے تیز سے سیڑھیاں اترتے ہوئے داخلی دروازے کی طرف بڑھتے بھاگتے ہوئے گیٹ پر کھڑے گارڈز کی طرف بڑھی۔ اس بلیٹرس بیس کی موت تو آج پکی تھی۔ حویلی کے پچھلے لان میں کوئی آدمی ہے، وہ میرے کمرے میں آیا تھا۔ میرے چیخنے پر وہ بھاگ گیا، مگر وہ پچھلے لان میں کھڑا ہے، وہ آج بچنا نہیں چاہیے۔ اسے اتنا مارو کہ اس کی سانسیں ختم ہو جائے۔ وہ وہاں کھڑے گارڈز کو سختی سے ہدایات دیتے بھاگتے ہوئے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوتے سیڑھیاں چڑھتے اپنے ٹیرس پر آئی۔ وہ بارش میں کھڑا بھیگتے ہوئے اسے فلائنگ کس کرتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، تو ہم یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔